ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। चलो ध्यान देना, सेक्शन 186 हमने लास्ट कंप्लीट किया था चैप्टर 10 में। अब यहाँ 187 से आगे कंटिन्यू करना है। दो सेक्शंस बचे हैं मेजरली, 187 188। बड़ा टॉपिक 188 वाला है, ये छोटा सा टॉपिक है, देख लेते हैं क्या बोला। यहाँ पे ये बोला है कि इन्वेस्टमेंट्स जो भी आप होल्ड करते हो, मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी में इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स होल्ड कर रही है, तो दैट शुड बी इन द नेम ऑफ द कंपनी इटसेल्फ। कंपनी के नाम से इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना, तो ओनर कंपनी दिखनी चाहिए, ये इम्प्लाइड है। किसी इंडिविजुअल डायरेक्टर या प्रमोटर के नाम से इन्वेस्टमेंट होना नहीं चाहिए वैसे, बट साथ साथ में ये क्लैरिफाई किया कि कभी कभी ऐसा नीडेड होता है कि कोई लीगल फॉर्मेलिटी या कंपनी लॉ या सेबी के कोई भी रेगुलेशन के हिसाब से किसी इंडिविजुअल का नाम दिखना चाहिए। अगर ऐसा कोई कंप्लायंस है और आप डायरेक्टर के नाम पे या प्रमोटर के नाम पे होल्डिंग दिखा रहे हो, दैट इज ओके। बट अगर ऐसा नहीं है तो इन्वेस्टमेंट्स इन जनरल कंपनी के खुद के नाम पे दिखने चाहिए। ये बेसिक आइडिया है जो 187 आपके सामने रख रहा है। बाकी और जो पॉइंट्स है इसके अंदर वो देख लेते हैं। कुछ एग्जेम्पशंस की बात भी की है, कुछ एंटिटीज को इन सब पॉइंट से एग्जेम्पशन दिए। तो पहले सेक्शन की लैंग्वेज बेसिक देख लेते हैं। ऑल इन्वेस्टमेंट्स मेड और हेल्ड बाय अ कंपनी इन अ प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी और अदर एसेट shall be made and held by in its own name. Requirement that the investment made by the company must be held in its own name is confined to only those investments which are made by it or in its own behalf and not on behalf of someone else. मतलब जहाँ ये खुद के पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वहीं ये कंडीशन एप्लीकेबल है। In case where the company is a trustee, the investment is supposed to be made on behalf of the beneficiaries of the trust and not on its own behalf. Therefore, the investment made by the company as a trustee and held in the name of the beneficiary is allowed. ऊपर ही उन्होंने बोला कि कंपनी अपना पैसा जब इन्वेस्ट करे तो अपने नाम से करे। किसी और का पैसा अगर इन्वेस्ट कर रही है और वो खुद ट्रस्टी है, ओनर नहीं है पैसों की, तो किसी और के नाम से इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो बेनिफिशियरी का नाम दिख रहा है एज इन्वेस्टर और कंपनी सिर्फ उसकी ट्रस्टी है तो चलेगा, कंपनी के नाम पे इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये क्लैरिफाई किया। प्रोविजो में क्या बोला, द कंपनी में होल्ड एनी शेयर्स इन इट सब्सिडरी कंपनी in the name of any nominee of the company if it is necessary to ensure that the number of members of the subsidiary company is not reduced below the statutory limit. ये फिर जुगाड़ वाली बात होगी। स्टैट्यूटरी लिमिट है, सब्सिडरी कंपनी में मिनिमम इतने मेंबर होने चाहिए। अब इसके लिए कंपनी ने क्या किया, कुछ इन्वेस्टमेंट अपने नाम से, कुछ अपने नॉमिनी के नाम से, तो नंबर ऑफ मेंबर बढ़ गए ना, तो सिर्फ ये लिमिट बढ़ाने के लिए सेटिंग कर लिया तो बोला अलाउड है, इशू नहीं है। प्रोविजो में डाल के ओके कर दिया, इस चीज को लीगलाइज कर दिया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, 2 मेंबर 7 मेंबर की लिमिट टाइप ऑफ कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है, तो वो पॉइंट के रिलेशन में ये बोला हूँ। वेयर द शेयर्स ऑफ द कंपनी वर रजिस्टर्ड इन द जॉइंट नेम ऑफ द कंपनी एंड वन ऑफ इट्स डायरेक्टर, इट वाज हेल्ड दैट द डायरेक्टर वाज अ नॉमिनी ऑफ द कंपनी फॉर दैट पर्पस एंड कुड ओनली एक्ट जॉइंटली एज ही हैड नो राइट्स ऑफ हिज ओन। ये तो केस लॉ का डिसीजन है कि डायरेक्टर को नॉमिनी बनाया तो डायरेक्टर मालिक नहीं है, वो वन ऑफ द पार्टीज है और अकेले वो कोई डिसीजन उन इन्वेस्टमेंट्स को लेकर नहीं ले सकता जब तक कंपनी का कंसेंट ना हो। ये क्लैरिफाई कर दिया। एग्जेम्पशंस की बात कर रहे हैं, बैंकिंग एंटिटीज हैं, एसबीआई है, शेड्यूल्ड बैंक्स है, इन सबको बोला हुआ है कि आप लोग इन चीज़ों से एग्जेम्प्टेड हो, जो ऊपर पॉइंट बोले। जो उसमें हावेवर वाला पॉइंट है ना, वो मैं आपको समझा देता हूँ, जो बी पॉइंट से रिलेटेड, पहले उस पर ध्यान दे दो। इसमें ऐसा बोला कि मेरी कंपनी के नाम पे कुछ इन्वेस्टमेंट्स है, कुछ सिक्योरिटीज मेरी कंपनी ने दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब हमें वो शेयर बेचने हैं। अब शेयर बेचने के लिए एक्चुअली में हमारे पास डायरेक्ट कोई बायर नहीं है और हम ये काम खुद नहीं कर रहे हैं, हम आउटसोर्स कर रहे हैं। तो हमने ना किसी बैंक को, जैसे एसबीआई का तो नाम स्पेसिफिक बोल दिया, हमने एसबीआई या और कोई शेड्यूल्ड बैंक को एजेंट के तौर पे अपॉइंट किया और उनको बोला कि आप बायर ढूंढो, डील करवा दो और कमीशन ले लो, क्योंकि 1-2 शेयर नहीं है, ब्लॉक डील है। यहाँ पे काफी सारे शेयर है जो हमने होल्ड कर रखे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एसबीआई या वो जो भी बैंक है, हमने क्या किया, अपने शेयर्स का ओनरशिप उनको दे दिया ताकि लीगल वर्क में प्रॉब्लम नहीं आए। हमने वो शेयर उनके नाम पे ट्रांसफर कर दिए और बोला जैसे ही आपको कोई बायर मिले ना, आप आगे सेल करके जो पैसा आएगा हमें ट्रांसफर कर देना, अपना कमीशन ले लेना। अब ऐसा करना लीगल है, इन्वेस्टमेंट मेरा लेकिन एसबीआई के नाम पे दिख रहा है, चलेगा। बट इसमें टाइम लिमिट है। टाइम लिमिट ये है कि शेयर ट्रांसफर करने के बाद एसबीआई को अगले 6 महीने में उसका बायर ढूंढ के वो शेयर ट्रांसफर कर देने पड़ेंगे। अगर नहीं कर पाए तो वो शेयर वापस मेरी कंपनी के नाम पे रिवर्ट हो जाएंगे। ये कंडीशन यहाँ पे रखी है और आगे एसबीआई को ओनर बना के नहीं रख सकते, 6 महीने तक ही रख सकते, क्योंकि टेम्पररी पर्पस के लिए उनको ओनरशिप दी थी। क्लियर हो गया, समझ आ गया? तो ये यहाँ पे कंडीशन बोली है। हाँ, उसमें अपन ने उसमें देखा था डीम प्रोस्पेक्टस वाले में, जहाँ पे हम देख रहे थे कि वो एजेंट जो कंपनी थी बीच में, इशूइंग हाउस, उनको हमने शेयर ट्रांसफर कर दिए थे विद एन अग्रीमेंट और बोला था कि आगे आप बायर ढूंढ के ऑफर फॉर सेल करके शेयर बेच देना। ये कुछ वैसा ही होगा, सिमिलर कंडीशन है, सही।
ठीक है, स्टोरी समझ आ गई। तो ये एग्जामिशंस की बात कर रहे हैं कि ऐसे सब चीज़ों में ट्रांसफ़र करना अलाउ करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इवन शेयर्स को गिरवी रखा हो तो भी चलेगा, मॉर्टगेज करना कोलैटरल की तरह, किसी के फेवर में राइट क्रिएट करना, वो भी टेम्पररी होता है, पैसे चुका देंगे तो शेयर अपने वापस हो जाएंगे, तो ये सब चलेगा, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। डिपॉजिटरीज में जब अपने शेयर स्टोर करते हैं तो डिपॉजिटरी के नाम पे दिखते हैं शेयर और उसमें अपन बेनिफिशियरी होते हैं, तो वो तो डीमैट का सिस्टम है, CDSL NSDL के पास होते हैं शेयर्स, हम उसके बेनिफिशियरी होते हैं, तो शेयर हमारे ही हैं, वो तो एक फॉर्मल सिस्टम है, दैट इज ऑल्सो नॉट एन ऑब्जेक्शन। ये सब एग्जामिशंस में आएंगे। ये सेक्शन थोड़ा सा साइडलाइन हो जाता है इस चैप्टर में, क्योंकि जब आप पूरा चैप्टर देखते हो ना तो 186 और 188 इतने बड़े सेक्शन है कि आपका इस पर ध्यान नहीं जाता। इंस्टीट्यूट को ये बात पता है, कुछ अलग पूछना होगा ना तो ये सेक्शन पूछ लेंगे, बड़ा टॉपिक छोड़ देंगे। आप बड़ा टॉपिक पढ़ के जाओगे, आप छोटे वाले छोड़ के जाओगे, ये चुन चुन के छोटे वाले पूछ लेते हैं, तो वो पेपर जो एक्सपेक्टेड नहीं था फिर वैसा आ जाता है ना, मार्क्स चले जाते हैं। होता बुक में से, बोले सर एक्सपेक्टेड पेपर नहीं पूछा था, बोला तुमने ऐसी एक्सपेक्टेशन रखी क्यों थी, उन्होंने तो बोला नहीं था कि एक्सपेक्टेड है या अनएक्सपेक्टेड, ऐसा तो कुछ है नहीं, तो ऐसा अजम्पशन लेके नहीं जाना चाहिए। हाँ, एक्सपेक्टेशन हर्ट्स, सही। चल आगे बढ़ते हैं। ये एग्जामिशन वाला अब आप आंसर पूरा पढ़ोगे तो रिलेट हो जाएगा। रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, रजिस्टर वाला आंसर है ये, जो हर चैप्टर में आता है, हर चीज़ का रजिस्टर मेंटेन करो। ये जो अभी 187 में पढ़ा उसका भी मेंटेन करो। उसके साथ साथ उसका रूल आ गया, रूल में आपको पता है खाली एक फॉर्म नंबर एक्स्ट्रा है, बाकी कंटेंट रिपीट होने वाला है। और ये सब रजिस्टर के कस्टोडियन आप हो, कंपनी सेक्रेटरी। ठीक, 187 की स्टोरी कंप्लीट है। इसके बाद बात हो रही है 188 की। टेक्निकली यही आखिरी सेक्शन है 188 और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ कंपनी लॉ इन प्रैक्टिस ऑल्सो। ठीक है, बिकॉज बहुत ध्यान रखना पड़ता है। रिलेटेड पार्टीज वो है जिनको यहाँ पे सेक्शन में डिफाइन किया कि ये पार्टी और आप कनेक्टेड हो, यू आर नॉट टोटली डिसकनेक्टेड और यूनिक, कहीं ना कहीं आपका उनके साथ कुछ रिलेशन है, उस रिलेशन का इम्पैक्ट ट्रांजेक्शन्स पे पड़ेगा ऐसा हमें डाउट है। तो कंपनीज एक्ट ये बोलता है कि आप कभी भी अपनी रिलेटेड एंटिटीज के साथ किसी भी तरीके का ट्रांजेक्शन करो, डिस्क्लोज करना मत भूलना, हमें बताओ कि आपने ट्रांजेक्शन किया, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करो। अब अगर आप ये भूल गए ना तो नॉन कंप्लायंस है, और वो अच्छी इंप्रेशन क्रिएट नहीं करता, वो ये शो करता है कि ये कंपनी बातों को छुपाती है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए, इसलिए हमें इस चीज़ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। क्लियर? तो रिलेटेड पार्टीज में पहले है कौन, पहले वो तो समझे। तो डेफिनेशन है, डेफिनेशन अपने आप में एक पूरा आंसर है, पूछने को सिर्फ डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं क्योंकि उतना कंटेंट है उसके अंदर। तो सेक्शन 2 का रेफरेंस दिया हुआ है, 76 क्लॉज नंबर है, रिलेटेड पार्टी विद रेफरेंस टू अ कंपनी। इसमें कौन आएगा? कंपनी का डायरेक्टर, डायरेक्टर का रिलेटिव, कंपनी की रिलेटेड पार्टी है। सिंपल हो गया, दोनों कनेक्टेड हो गए ना, डायरेक्टर तो कंपनी का ऑफिसर है, कंपनी का KMP या कंपनी के KMP का रिलेटिव कंपनी के साथ रिलेटेड पार्टी है, तो कंपनी और उसके डायरेक्टर के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में आएगा। बाकी के KMPs के लिए भी सेम रूल, उनके रिलेटिव्स के लिए भी सेम रूल। डायरेक्टर के रिलेटिव में उसकी फर्स्ट फैमिली, स्पाउस, चिल्ड्रन, सिबलिंग्स, पेरेंट्स, ये लोग कवर होंगे। एक ऐसी फर्म जिसके साथ हमारी कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, जिस फर्म में हमारा डायरेक्टर, हमारा मैनेजर या उसका रिलेटिव पार्टनर है, हो गया ना कॉमन लिंक। आपकी कंपनी और मेरी फर्म में जो लोग काम कर रहे हैं वो कॉमन है, जो बंदा आपकी कंपनी में डायरेक्टर है वही मेरी कंपनी में पार्टनर है, ये मेरी फर्म में पार्टनर है, तो हो गया ना आपके और मेरे बीच में एक इनडायरेक्ट रिलेशन। तो ये रिलेटेड पार्टीज में हम आ गए, उस सेंस में बोला। रिलेटिव के लिए भी सेम पॉइंट एप्लीकेबल। प्राइवेट कंपनी, आपकी कंपनी और मेरी कंपनी के बीच में कॉमन डायरेक्टर्स, कॉमन मैनेजर्स, या मेरी कंपनी के डायरेक्टर का रिलेटिव आपकी कंपनी में डायरेक्टर, तो ये भी तो लिंक हो गया ना, वैसा होगा। तो ये सब चीजें कनेक्शन में आ जाएंगी। अ पब्लिक कंपनी इन विच अ डायरेक्टर और मैनेजर इज अ डायरेक्टर एंड होल्ड्स अलॉन्ग विद हिज रिलेटिव मोर देन 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। मेरी कंपनी रेफरेंस की कंपनी है, आपकी पब्लिक कंपनी है, आपकी पब्लिक कंपनी की जो शेयर कैपिटल है उसमें 2% से ज्यादा होल्डिंग मेरी कंपनी के डायरेक्टर का है और उसके रिलेटिव्स का है। समझ आ रहा है? तो मेरी कंपनी का डायरेक्टर आपकी कंपनी का शेयर होल्डर है और मेजर शेयर होल्डर है, 2% से ज्यादा स्टेक होल्ड कर रहा है, तो आप और मैं आपस में रिलेटेड पार्टीज हो गए, ऐसा बोला। Any body corporate whose board of directors, MD, manager is accustomed to act in accordance with the advice, direction or instructions of our director or manager. मेरी कंपनी का डायरेक्टर आपकी कंपनी के डायरेक्टर को जो बोलेगा वो वैसे ही एक्ट करने के लिए आंसरेबल है। अकस्टोम टू एक्ट मतलब बात माननी पड़ेगी। तो आपका मैनेजमेंट मेरे मैनेजमेंट से पूछे बिना डिसीजन नहीं लेता। आपको नहीं लग रहा कि रिलेशन है कंपनीज के बीच में, होल्डिंग सब्सिडरी जैसा हो गया, वो रिलेटेड पार्टीज में आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट भी सिमिलर है, एडवाइस, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन, ऊपर बोला था अकस्टोम टू एक्ट, सिमिलर पॉइंट हो गया।
एनी बॉडी कॉर्पोरेट विच इज होल्डिंग सब्सिडरी, ये तो आना ही था, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट वाला रिलेशन होगा, इन्वेस्टमेंट कंपनी या हमारा ही वेंचर होगा तो रिलेटेड पार्टी में डेफिनेटली कवर होंगे, ये नहीं होंगे तो फिर कौन कवर होगा वैसे। सच अदर पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब, और भी किसी को ऐड करना हो तो रूल के थ्रू कर सकते हैं, ओपन एंडेड रखा है। ये पूरी डेफिनेशन है रिलेटेड पार्टीज की, इनके साथ किए हुए ट्रांजेक्शन के डिस्क्लोजर्स मैंडेटरी होंगे, ये बात आगे आने वाली है। अब जो बार बार बोल रहे थे ना डायरेक्टर और रिलेटिव, केएमपी और रिलेटिव, कौन है एग्जैक्टली रिलेटिव, उसकी डेफिनेशन भी साथ में ही है। 77 नंबर जस्ट नेक्स्ट हो गया। हस्बैंड वाइफ, वन पर्सन रिलेटेड टू अनदर इन अकॉर्डेंस विथ रूल 4, उसमें नीचे समझा दिया। फादर, मदर, सन, सन्स वाइफ, डॉटर, डॉटर्स हस्बैंड, ये डॉटर इन लॉ और सन इन लॉ वो सब आ गए, ब्रदर सिस्टर सब आ गए, तो ये फर्स्ट फैमिली आ रही है। और स्टेप वाले सारे रिलेटिव कवर हो गए, फादर में स्टेप फादर आ गए, ब्रदर में स्टेप ब्रदर आ गया, वो सब बाय डिफॉल्ट इंक्लूडेड है, कहीं कोई उसमें वेरिएशन नहीं, ये सब आपके रिलेटिव्स है फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस। अब 188 की बात हो रही है कि रिलेटेड पार्टी कौन है, वो तो बता दिया, आगे क्या करना है। सब सेक्शन 1 देख लो, बोला एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गिवन बाय रिजोल्यूशन एट अ मीटिंग ऑफ बोर्ड, मतलब बोर्ड रिजोल्यूशन, एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज प्रिस्क्राइब्ड, नो कंपनी शैल एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विद रिलेटेड पार्टीज विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग में सारे ट्रांजेक्शन कवर्ड है। आप पढ़ोगे तो लगेगा कुछ बाकी नहीं छोड़ा। सेल परचेज सप्लाई ऑफ गुड्स मटेरियल आ गया, सेलिंग और डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी आ गया, लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी आ गया, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बोल दिया, एजेंट अपॉइंट करने की बात हो गई, प्रॉफिट शेयरिंग इसकी बात भी कर ली। हमारी कंपनी में कोई पोस्ट आपको दे दी जहाँ पे आपको रेम्यूनरेशन प्रॉफिट परसेंटेज में मिल रहा है, तो वो भी पॉइंट कवर कर दिया जो केएमपीज में होता है। अंडर राइटिंग वाला ट्रांजेक्शन भी आ गया। तो ये सारे ट्रांजेक्शन अगर रिलेटेड पार्टीज के साथ कर रहे हो तो बोर्ड रिजोल्यूशन के बिना आगे नहीं बढ़ सकते, और भी एडिशनल कंडीशंस होंगी जो फॉलो करनी पड़ेगी, और अगर ये फॉलो नहीं की तो नॉन कंप्लायंस का चार्ज लगेगा, सीवियर चार्ज लगता है इसमें। रूल 15 की जो पीछे बात कर रहे थे एडिशनल कंडीशन, वो यहाँ पे साथ में दे दिया, देख लेते हैं। ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट रिलेटेड पार्टी के साथ होगा तो ये कंडीशंस होंगी। द एजेंडा ऑफ द बोर्ड मीटिंग एट विच द रिजोल्यूशन इज प्रपोज टू बी मूव्ड शैल डिस्क्लोज, सारी डिटेल्स बतानी पड़ेंगी रिलेटेड टू द ट्रांजेक्शन, कि कौन सी रिलेटेड पार्टी के साथ क्या ट्रांजेक्शन कर रहे हो, उसमें किसका क्या फायदा नुकसान सब बताना पड़ेगा, ताकि पूरा बोर्ड मिलकर डिसीजन ले सके कि आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं, कंपनी के फेवर में है या नहीं, ये डिसीजन होना चाहिए। अगर जो भी इंटरेस्टेड डायरेक्टर है, सेकंड पॉइंट में बोला, वो इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट ना करे, ये बात हमने पहले भी की थी कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स तो फेवर में वोट करेंगे, तो उनको दूर रखो, ये पॉइंट आ गया। प्रायर अप्रूवल ऑफ द कंपनी बाय रिजोल्यूशन, अब ये शेयर होल्डर्स के रिजोल्यूशन की बात हो रही है, बोर्ड रिजोल्यूशन ऊपर देख लिया। नो कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इन द केस ऑफ कंपनी having a paid up share capital of not less than such amount or transaction not exceeding such sum as prescribed shall be entered into except with the prior approval of company by resolution। मतलब कुछ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स में मॉनेटरी लिमिट आने वाली है, वो लिमिट से ऊपर का ट्रांजेक्शन होगा तो शेयर होल्डर्स को पूछे बिना काम नहीं हो सकता, स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए, और उस लिमिट से नीचे होगा तो ऊपर वाला बोर्ड रिजोल्यूशन इनफ है। तो वैसे बाइफर्केशन किया, रूल 15 ही है, सेम रूल है, और इसमें बोला है कि आरपीटी वाले ट्रांजेक्शन्स में कब आपको शेयर होल्डर्स का परमिशन लेनी पड़ेगी। ये लिस्ट जो आपको यहाँ पे दिख रही है 1 2 3 4 जो नीचे पॉइंट्स है, वो सारे वही ट्रांजेक्शन जो पीछे मैंने आपको बताया, सेल परचेज, गुड्स, प्रॉपर्टी, लीजिंग, सर्विस प्रोवाइडिंग, अंडर राइटिंग, ट्रांजेक्शन वही है जो जस्ट पीछे वाले पेज पे देखे, बट उसमें नंबर्स ऐड कर दिए, उतना नया किया, तो आप रिलेट करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। पहले पॉइंट में जो था सेल परचेज सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर ये हो रहा है रिलेटेड पार्टीज के साथ और इसका नंबर है हमारे टर्नओवर के 10% या उससे ज्यादा, या मॉनेटरी लिमिट में 100 करोड़ रुपीस विच एवर इज लेस, अगर इस लिमिट को क्रॉस करके आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो तो शेयर होल्डर्स का स्पेशल रिजोल्यूशन मैंडेटरी है। इससे कम है बोर्ड रिजोल्यूशन इज इनफ। ये बाईबैक में नहीं था, वैसा हो गया 10% तक बाईबैक करना है तो बोर्ड रिजोल्यूशन, 10 से 25 करना है तो शेयर होल्डर्स का रिजोल्यूशन स्पेशल, सेम पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में भी ऐसे ही है, सेलिंग और अदरवाइज डिस्पोजिंग और बाइंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, 10% ऑफ नेटवर्थ 100 करोड़ विच एवर इज लेस। थर्ड पॉइंट में लीजिंग की बात हो रही है, एनी प्रॉपर्टी, अगेन 10% ऑफ नेटवर्थ, 10% ऑफ टर्नओवर 100 करोड़ विच एवर इज लेस। फोर्थ पॉइंट में सर्विस रेंडर करने की बात हो रही है, 10% ऑफ टर्नओवर 50 करोड़ रुपीज विच एवर इज लेस। ये लिमिट आपको याद रखनी पड़ेगी, आंसर लिखोगे और लिमिट के बिना लिखोगे और कोई केस पूछ लिया तो सॉल्व ही नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहे हैं आपकी कंपनी में आपने प्लेस ऑफ प्रॉफिट दे रखी है किसी को, उसका मतलब किसी को ऐसी पोस्ट पे अपॉइंट कर रखा है जो सामने वाली एंटिटी में भी
डायरेक्टर है या पोस्ट पे है और वो यहाँ पे जो रेम्यूनरेशन ले रहा है वो एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ले रहा है और उसको जो पैसा मिल रहा है ना मंथली रेम्यूनरेशन के फॉर्म में वो 2.5 लाख रुपए से ऊपर है, तो फिर ऐसे ट्रांजेक्शन को रिजोल्यूशन पास किए बिना आप नहीं कर सकते, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो बड़ी पोस्ट हो गई ना, KMP है तो 2.5 लाख रुपए मंथली रेम्यूनरेशन एक डायरेक्टर लेवल के ऑफिसर के लिए नॉर्मल सी बात है। पूरे साल का पैकेज 20-25 लाख रुपए की रेंज में, 30 लाख रुपए की रेंज में, उससे ज्यादा नहीं है, तो उतने पैकेजेस उनके होते हैं, तो यहाँ पे फिर स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए। दूसरा अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग में बोला कितने रुपए का अंडर राइटिंग करवा रहे हो उस पर डिपेंड करता है, उसके लिए कितना रेम्यूनरेशन दे रहे हो। रेम्यूनरेशन अगर आपकी कंपनी के नेटवर्थ के 1% से ज्यादा हो रहा है तो ये सीवियर रेम्यूनरेशन हो गया, इसमें स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए, ऐसा बोल दिया। एक्सेप्शन में होल्डिंग और होल्डली ओन्ड सब्सिडरीज को इस सब चीजों से बाहर रखा है कि भाई अपनी होल्डिंग, अपनी होल्डली ओन्ड सब्सिडरी तो अंदर की बात है कंपनी की, इसमें कोई स्पेशल रिजोल्यूशन का बर्डन नहीं रहेगा, आप ये ट्रांजेक्शन्स कर लो। दूसरा गवर्नमेंट कंपनीज के लिए स्पेशल एग्जाम्शन यहाँ पे दिया, जैसा अपन पहले भी देख रहे थे, या तो मिनिस्ट्री से पूछ लो या आपको बाय डिफॉल्ट एग्जाम्शन है, डिपेंड करेगा, सेम पॉइंट। फिर बोला रिलेटेड पार्टी नॉट टू वोट ऑन रिजोल्यूशन, ये बात अपन अभी कर चुके, जो खुद रिलेटेड पार्टी है, जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है, वो थोड़ी ना रिजोल्यूशन में वोट करेगा, तो अंदर की स्टोरी में कुछ नया नहीं है। नेक्स्ट बोला कहां पे सेक्शन 188 अप्लाई नहीं होगा। बोला ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें रिलेटेड पार्टी वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्लैरिफाई किया है, मीनिंग देख लेते हैं। द सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एनी ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी इन इट्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अदर देन ट्रांजैक्शंस व्हिच आर नॉट ऑन आर्म्स लेंथ बेसिस। इसका मतलब ये है कि आप और आपकी रिलेटेड पार्टी के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है और वो आर्म्स लेंथ बेसिस पे, आर्म्स लेंथ बेसिस का मतलब कि प्राइस में कोई मैनिपुलेशन नहीं है। देखो जैसे अनरिलेटेड या अननोन पर्सन के साथ हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो जो प्राइस होता है वो जेन्युइन होता है। अगर सेम प्राइस पे हम रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना तो ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आता है, इसमें पूछने की जरूरत नहीं है, लॉजिक है। बट अगर प्राइस कुछ डिफरेंट है तो पूछना पड़ेगा और जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्यों डिफरेंट है, तो वहां पे रिजोल्यूशन पास करवाना लॉजिकल है, सेंसिबल है। लेकिन प्राइस में कोई मैनिपुलेशन नहीं, मतलब कैसा है कि भाई मेरा बिजनेस है, कोई अननोन बायर आया तो उसके लिए 100 रुपए का प्राइस, आप मेरे रिलेटेड पार्टी हो भाई 100 रुपए का प्राइस, रिलेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस ट्रांजैक्शन में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करा के क्या करोगे, सिर्फ डिस्क्लोजर कर देंगे, रिजोल्यूशन की नीड नहीं है, सेक्शन इसलिए अप्लाई नहीं होगा। तो ये लॉजिक पे बात कर रहे हैं। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मीनिंग बहुत जनरली समझाया, सिर्फ इतना बोला कि हमारे यूजुअल ट्रांजैक्शंस में जो भी कवर होता है वो सब कुछ ऑर्डिनरी कोर्स में आएगा। वो तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है। मेरी कंपनी गुड्स बेचती है तो गुड्स बेचना ऑर्डिनरी है। अब अगर मैं पूरी दुनिया को सामान बेच रहा हूँ तो मेरा खुद का डायरेक्टर भी मुझसे सामान खरीद सकता है। मेरी बैंक है, मैं पूरी दुनिया को लोन दे रहा हूँ, मेरा डायरेक्टर भी मुझसे लोन ले सकता है। अगर उसको उसके डायरेक्टर होने का उसका मैंने कोई प्रिविलेज नहीं दिया उसको और वही रेट पे उसके साथ ट्रांजैक्शन किया जो आउटसाइड कस्टमर के साथ करता हूँ तो फिर 188 की जरूरत नहीं, एकदम सिंपल रखा। ठीक है, तो ये कंडीशन है। नीचे केस में वही बातें फिर से आपको एग्जांपल के थ्रू समझाई, मैटर उतना ही। अब देखो नीचे समझा दिया आर्म्स लेंथ प्राइस क्या होता है, तो वर्ड अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन है। सिंपल टर्म्स में आर्म्स लेंथ प्राइस का मीनिंग उतना ही है, अनरिलेटेड बायर सेलर जिस प्राइस पे डील करते हैं, अगर आप उसी प्राइस पे अपनी रिलेटेड पार्टी के साथ डील कर रहे हो तो यू आर डूइंग ट्रांजैक्शन एट आर्म्स लेंथ प्राइस। ये टेक्निकल टर्म है जो हर जगह यूज होता है, टैक्सेशन में भी और लॉ में भी। अंदर के मीनिंग में आपको कुछ नया नहीं मिलेगा, अब आप आराम से उसको रीड कर पाओगे, सिंपल मीनिंग। अब आगे क्या होगा, रिलेटेड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट जो हम कर रहे हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो हम कर रहे हैं, उन सबका डिस्क्लोजर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में होना चाहिए। ये वही बोर्ड रिपोर्ट है जो 134 में हमने डिस्कस की थी, उसी की बात यहाँ पे हो रही, सिर्फ डिस्क्लोजर की बात की। और उसमें एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट भी है, AOC 2 एक फॉर्म नंबर है जिसके अंदर आपको इस प्रेजेंटेशन को फॉलो करना होता है। नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एंटरिंग द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बाय द डायरेक्टर और द एम्प्लॉय विदाउट द कंसेंट ऑफ बोर्ड और अप्रूवल बाय रिजोल्यूशन। तो बाई चांस अगर आपने ये सब चीजों को अप्रूव किए बिना अगर ट्रांजैक्शन कर दिया तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, देख लेते हैं। सबसेक्शन 3, वेयर एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इज एंटर्ड इनटू बाय अ डायरेक्टर और एनी अदर एम्प्लॉय without obtaining the consent of the board or approval by a resolution in general meeting, and if it is not ratified by the board or shareholders at a meeting within 3 months from the date on which such contract was entered into, it shall be voidable at the option of the board or shareholders, and if the contract is with a related party to any director or is authorized by any other director, director shall indemnify the company against any loss incurred by it. सिंपल कर देते हैं, अगर डायरेक्टर ने बिना किसी को पूछे ट्रांजैक्शन कर लिया तो अगले 3 महीने में रेटिफाई करवा ले,
बोर्ड से या शेयर होल्डर से, डिपेंडिंग के ट्रांजेक्शन का नेचर क्या था। अगर 3 महीने में वो लोग इसको रेटिफाई नहीं करते हैं तो ये ट्रांजेक्शन वॉइडेबल हो जाएगा। वॉइडेबल का मतलब आपको पता है, इट कैन आइदर बी वैलिड और इट कैन आइदर बी वॉइड एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। और वन पार्टी यहाँ पे कौन होगी? वो डायरेक्टर तो होगा नहीं, सामने कौन है? या तो बोर्ड या तो शेयर होल्डर्स। तो अगर इन्होंने इसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया तो वॉइड, वैलिड मान लिया तो वैलिड। वह 3 महीने के अंदर इसके ऊपर बात करके इसको रेटिफाई करवा लेना चाहिए। अगर रेटिफाई नहीं होता है और वॉइड की तरफ चला जाता है तो कंपनी को इस वजह से अगर कुछ भी मॉनेटरी नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई वो डायरेक्टर को पर्सनली करनी पड़ेगी। इसलिए इंडेमनीफाई करने के लिए बोला हुआ है, टर्म यूज हो रहा है। तो इंडेमनीफाई करना मतलब लॉसेस पे ऑफ करके इंश्योर करना कि नुकसान नहीं होगा। वैसा सब सेक्शन 4 में इतना बोला कि ये सब मैटर अगर हो जाते हैं तो कंपनी के पास पूरा राइट है कि वो डायरेक्टर के अगेंस्ट एक्शन ले और उससे पैसा रिकवर करे। और इसमें डायरेक्टर के जो राइट्स या जो डायरेक्टर के ऑब्लिगेशंस हैं वो हो जाएंगे अनलिमिटेड। जैसे हम देखते हैं ना वो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, वो बात वहां चली जाएगी। वैसा तो अनलिमिटेड लायबिलिटी आपके लिए रिस्की हो जाएगी। लास्ट में आ रहा है कंक्लूजन। कंक्लूजन में पूरे चैप्टर की समरी, नई स्टोरी नहीं है। ये आप चैप्टर एंड करने के बाद ना फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ लेना, जस्ट फॉर रिवीजन। लास्ट डे पे एग्जाम के दिन नहीं पढ़ोगे चलेगा, उसका कुछ काम नहीं। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ पे आपका पैकअप है और इसके साथ अपना कंपनी लॉ भी खत्म हो चुका है। तो बधाई हो आप सबको। और क्या, अचीवमेंट के बराबर है ना ये सब्जेक्ट खत्म करना। मेरे लिए अचीवमेंट है तो आपके लिए तो हो गई।